हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं गवर्नेंस से जुड़ा ये सवाल। क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस इज नॉट ओनली अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ द पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो मच अबाउट क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द यूज वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्सप्लेन। ई गवर्नेंस की दो एस्पेक्ट यहां पे नजर आ रहे हैं। एक, जब हम उसको इस तरीके से देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सर्विसेज प्रोवाइड करना, सिर्फ यही, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए सर्विस प्रोवाइड करना, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हुए सर्विस प्रोवाइड करना, ये एक एस्पेक्ट है ई गवर्नेंस का जो यहां लिखा हुआ। ई गवर्नेंस इज नॉट ओनली अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ द पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। और अब न्यू टेक्नोलॉजी जो आ रही है, AI, 5G, IoT, इन सब को भी हम इसी का पार्ट मानेंगे। बट सेकेंड पार्ट सेज बट इट इज ऑल्सो मच अबाउट द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ यूज वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब है कि ई गवर्नेंस में आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूर करते हो लोगों तक सर्विस डिलीवरी करवाने के लिए, लोगों की सहायता करने के लिए, सिटीजन्स की सहायता करने के लिए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फंक्शनिंग को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन उसमें से जो आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, जो डेटा आता है, आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हो। सो यूज वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, यूज वैल्यू ऑफ डेटा, ये चीज आपने यहां हाईलाइट करनी है। तो पहले तो हम ई गवर्नेंस के बारे में उसकी डेफिनेशन देंगे, ई गवर्नेंस के ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव्स लेके चला है ई गवर्नेंस, क्या उसके एम्स हैं। हम ये बताएंगे कि यूज वैल्यू ऑफ ई गवर्नेंस, इसका क्या मतलब हुआ, और एग्जाम्पल्स के थ्रू, एग्जाम्पल्स और इनिशिएटिव्स के थ्रू बताएंगे। ये सीधा सीधा आप हवा में जितनी मर्जी बात कर लें, लेकिन जब आप एग्जाम्पल्स देंगे ना ई गवर्नेंस के, तभी समझ में आएगा कि किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हो और डेटा बेस्ड पॉलिसी मेकिंग करते हो। और डेटा बेस्ड जो पॉलिसी मेकिंग होती है उसे काफी हद तक रिस्पॉन्सिव माना जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के जरिए, लोगों का जो डेटा आपके पास है उसके जरिए ये एनालाइज करते हो कि किन चीज़ों की लोगों को ज़रूरत है और किन चीज़ों की लोगों को ज़रूरत नहीं है, किस मात्रा में, किस क्वांटिटी में ज़रूरत है, किस क्वांटिटी में नहीं है, कौन से एरियाज हैं जो पिछड़े रह गए हैं, जो पीछे रह गए हैं, जहां तक सर्विसेज नहीं पहुंच पाई हैं और जहां तक सर्विसेज पहुंच चुकी हैं। एग्जाम्पल, GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, अगर मैं उसकी बात करूं, MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है उसकी बात करूं, इन दोनों चीजों का इंफॉर्मेशन के यूज से ही लेना देना है दोस्तों। GIS से हमें यह पता चलता है कि कहां पे किस तरीके के जियोग्राफिकल फीचर्स अवेलेबल हैं। हम कई स्कीम्स के अंदर GIS मैपिंग का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर लेटेस्ट बात करें स्वामित्व स्कीम की, जहां पे लैंड के टाइटलिंग राइट्स लोगों को प्रोवाइड करने हैं, वहां पे हम GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। हम स्वच्छ भारत मिशन में जियो टैग करते हैं घरों को। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई है कि ये घर जो है वहां पे एक शौचालय बन चुका है, उसको जियो टैग कर दिया तो हम मैप में बता सकते हैं कि यहां पे ये इंस्टॉल हुआ था और उसको फिजिकली वेरीफाई करने के लिए फिर बंदे को भेज सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि यूज वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, जब जो आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, डेटा आता है, उसको आप किस तरीके से यूज करते, वो भी ई गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। यही चीज हमने यहां पे बतानी है। तो पहले तो आप फॉर्मेलिटी कर लें। आंसर की शुरुआत आप पहले ई गवर्नेंस की डेफिनेशन से कर सकते हैं। आप इनमें से कोई भी डेफिनेशन उठा सकते हैं और उसके बारे में बता सकते हैं। फाइनली बट आपको ऐसे बात करनी है, मतलब इंट्रोडक्शन के फाइनली आपको ऐसे बात करनी है, द मेजर एम्फेसिस शुड बी पुट ऑन हाउ द इंफॉर्मेशन एंड डेटा इज बीइंग कलेक्टेड एंड यूटिलाइज्ड टू मेक गुड एंड स्मार्ट गवर्नेंस। और अभी के टाइम पे तो हम जब बात करते हैं डेटा मैनेजमेंट की, वो ही एक बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है। उसके बाद जाके हम उस डेटा को AI के अंदर यूज करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर यूज करेंगे। पहले तो हमें डेटा को कलेक्ट करना, कोलेट करना, प्रोसेस करना, डिसेमिनेट करना, ये 4 स्टेप होते हैं डेटा के अंदर। डेटा कलेक्शन,
डेटा कोलेशन, डेटा प्रोसेसिंग एंड डेटा डिसेमिनेशन। इन चारों शब्दों को इंप्लीमेंट करने में ही बहुत ज्यादा काम, टाइम, मेहनत, पैसा लगने वाला है, और उसी को हम पब्लिक बेनिफिट के लिए, जनहित के लिए इस्तेमाल करें तो वही ई गवर्नेंस का यूज केस हो जाता है या यूज वैल्यू हो जाती है। तो ई गवर्नेंस ये चाहता है कि वो गवर्नमेंट के लिए गवर्नेंस को आसान करे, सिटीजन्स के लिए गवर्नेंस को आसान करे, बिजनेसेस या प्राइवेट सेक्टर के लिए गवर्नेंस को आसान करे। ई गवर्नेंस ये चाहता है कि गवर्नमेंट की फंक्शनिंग और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो, और ज्यादा पारदर्शी हो, और ज्यादा अकाउंटेबल हो, बिकॉज इट इज गवर्नेंस ओनली है। तो गवर्नेंस के एस्पेक्ट अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, ओपननेस, ऑब्जेक्टिविटी, ये सारी चीजें तो हैं जो ई गवर्नेंस में चाहिए हमको, या गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस में चाहिए। करप्शन इससे रिमूव हो सकता है ई गवर्नेंस से, स्पीडी एडमिनिस्ट्रेशन हो सकती है ई गवर्नेंस से, ठीक है, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन बहुत इजीली हो सकता है ई गवर्नेंस से। तो ये सारी चीजें हम ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं उन इश्यूज की जो यूज वैल्यू की बात कर रहे हैं, यानी सिर्फ डिजिटल टेक्नोलॉजी के मात्र इस्तेमाल से नहीं ई गवर्नेंस आ जाएगी कि हमने सबको मोबाइल फ़ोन दे दिए जी, अब मोबाइल फ़ोन पे हमने बहुत सारी ऐप्स बना दी हैं, जैसे हमने माई गॉव ऐप बनाई है, हमने उमंग ऐप बनाई है जिसमें सारी ऐप्स जो है वो आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी, हमने पे गवर्नमेंट फैसिलिटी बनाई है जिसने ऑनलाइन पेमेंट्स को अलाउ किया है। यूपीआई इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टनरशिप। तो ये सब चीज़ें जो है हम डिस्कस कर सकते हैं अपने आंसर में, लेकिन हमें यूज वैल्यू ऑफ इनिशिएटिव्स बतानी है कि इंफॉर्मेशन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है डेटा में। तो एक यहाँ पे जो स्कीम नहीं है वो है स्वामित्व, आप डिस्कस कर सकते हो यहाँ पे, जहाँ पे जीआईएस का इस्तेमाल किया जाता है, ग्लोबल ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। MIS या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो विद इन द गवर्नमेंट फंड डिसबर्सल होता है, ठीक है, उसको PFMS के नाम से भी जाना जाता है, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ये सारी चीजें हमारी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रही हैं। स्वामित्व तो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे इस्तेमाल करता है, इंट्रोड्यूस देयर। देन देयर आर स्टेट लेवल प्रोजेक्ट्स दैट आर यूजिंग द डेटा टू प्रोवाइड फैसिलिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं खजाने प्रोजेक्ट कर्नाटका की, तो वो कहता है कि ये जो ट्रेजरी सिस्टम है स्टेट का, वो सारा का सारा डिजिटाइज कर दिया गया है। ई सेवा प्रोजेक्ट की बात करूं आंध्र प्रदेश की, तो वो बिल पेमेंट के लिए, सर्टिफिकेट्स के लिए, लाइसेंसेस के लिए, परमिट्स के लिए आपका एक ऐप है। अब अगर आपने इस ऐप के जरिए बहुत ज़्यादा डेटा लोगों का कलेक्ट किया होगा, तो उससे आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि कितने एज ग्रुप के लोग लाइसेंस रखते हैं, कितने एज ग्रुप के लोग नहीं रखते हैं, किस तरीके के परमिट्स यहाँ पे इशू किए जाते हैं। दैट ऑल डेटा इज योर माइन, गोल्ड माइन। लोकवाणी प्रोजेक्ट अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो ग्रीवेंस रिड्रेसल, लैंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। साथ ही साथ अगर हम यूज वैल्यू की बात करें, हम वी कैन नॉट बी ब्लाइंडेड बाय द क्वेश्चन। कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन से ब्लाइंडेड हो जाते हैं, हमें लगता है जो उसमें लिखा है वही सही है। नहीं भाई, हम उसके अलावा भी कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। तो हम उसके अलावा ये लिख सकते हैं कि यूज वैल्यू के अलावा भी हमें ई गवर्नेंस के काफ़ी सारे चैलेंजेस को देखना चाहिए, जैसे डिजिटल इलिटरेसी, और इलिटरेसी के साथ साथ डिजिटल डिवाइड, डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड इश्यूज। जैसे कई सारे जो इश्यूज हैं डेटा प्रोटेक्शन के, हमारे डेटा के ब्रीच के, वो सारे अभी एक बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है कि इतना ज़्यादा हम डेटा कलेक्ट तो कर रहे हैं लोगों का, लेकिन क्या हम उसे डेटा ब्रीच से बचा पाएंगे? सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एंश्योर ओवरऑल गुड ई गवर्नेंस। सिर्फ यूज वैल्यू नहीं, बट यूज वैल्यू की एग्जाम्पल हमने जरूर दे दी। इस तरीके से आप इस आंसर को कंक्लूड कर सकते। यहां पे क्या होगा, इस प्रोग्राम में 48 डेज तक आपको एक एक क्वेश्चन हर रोज मिलेगा,
और मैं इस कोर्स के दौरान आपको बताऊंगा कि इस हफ्ते आपने एक एक क्वेश्चन करना है या इस हफ्ते आपने 3-3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा साथ के साथ कि पहले 3 हफ्ते में आपको कहूंगा कि अभी आप एक एक क्वेश्चन ही करो एक दिन में, लेकिन फिर उसके बाद मैं आपको स्पीड बढ़ाने के लिए भी कहूंगा। मैं कहूंगा कि आज एक ही दिन में 3 क्वेश्चन लिख दो और सबमिट कर दो। ठीक है, सो दैट गाइडेंस एंड मेंटोरशिप विल बी अवेलेबल इन दिस। सेकेंडली, हर एक क्वेश्चन को आपको इवेल्युएट करने के बाद मैं हर हफ्ते एवरी वीक एक लाइव सेशन लूंगा। इस लाइव सेशन के दौरान मैं आपको जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टॉपिक है, जैसे GS 1, 2, 3, 4, तो 12-12 क्वेश्चन हर एक में से होंगे, तो सभी टॉपिक के सोर्सेज भी डिस्कस करूंगा और वैल्यू एडिशन भी डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन में क्या क्या चीजें फायदेमंद रहती हैं। फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग टेस्ट एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगा। ऑल्सो वट आई लर्न फ्रॉम टॉकिंग टू अदर UPSC एस्पिरेंट्स, मेरे जो दोस्त रहे हैं, जो सर्विसेज में भी गए हैं, उनसे भी डिस्कस करके। ठीक है, लेकिन एक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, इसीलिए आपको मैं इन्वाइट कर रहा हूं कि आप ये बैच ज्वाइन करें। 2999 2999 का ये कोर्स है, इस पे 10% और डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप RAINA रैना कोड का इस्तेमाल करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर कभी भी कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। 48 डेज के जो बिल्डिंग है, आंसर बिल्डिंग प्रोसेस है, आंसर को बनाने का जो प्रोसेस है, वो आपको निखर के डेवलप होके आपको मिलेगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, मेरे कई स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टार्टिंग में दे वर वेरी हेजिटेंट इन हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू राइट, हाउ टू इंप्लीमेंट, हाउ टू इंप्रूव ऑन द आंसर। पर वो जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, मैं आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करूंगा इन सेशंस के दौरान। तो प्लीज अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे नंबर्स पे और हमारी ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बैच 18 दिसंबर से शुरू हो रहा है और फरवरी की स्टार्टिंग तक खत्म हो जाएगा। 48 डेज कैलकुलेट कर लो अपने हिसाब से। तो अगर आप प्रीलिम्स भी लिख रहे हो, 2024 का प्रीलिम्स भी लिख रहे हो, तो आपके लिए आइडियल टाइप में खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैं ऐसा स्टूडेंट, मैं खुद कैंडिडेट रह चुका हूं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई तुम अप्रैल तक जो है मेंस के आंसर लिखते रहो, है ना, ये तो बेवकूफी होगी। इट विल बी स्टुपिडिटी, यू कीप ऑन राइटिंग टिल अप्रैल एंड मई में पेपर है, बट फरवरी में खत्म करके फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 महीने आराम से आप एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स को भी दे सकते हो। तो इसीलिए आपसे अनुरोध है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा जो डेली रूटीन है वो चलता रहेगा। मेंस डे का जो प्रोसेस है वो हम जल्द ही रिज्यूम करने वाले हैं। वील बी रिज्यूमिंग दैट प्रोसेस एज वेल। ठीक है, तो क्वेश्चंस को टटोलना, उनको एनालाइज करना, कौन सी थीम्स रिपीट हो रही हैं और किन थीम्स पे फोकस करना है, ये सब चीजें मैं वहां लेक्चर्स में डिस्कस करने वाला हूं। सो इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू टू एनरोल एंड मिलते हैं आपसे जल्दी।